हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश से जुड़ी खास खबरें पर तबसरे। तो देश की खास खबरों में इस वक्त राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर के जो चोरी या गबन की शिकायतें या उसमें हेरा फेरी की गई है, उसको लेकर के काफ़ी ज़ोर शोर से खबरें सामने आ रही हैं और मामला थमते नज़र नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि कई करोड़ रुपए के इसमें गबन किया गया है और इस सिलसिले में तमाम विपक्षी नेताओं ने जिस तरीके से दबाव बनाया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने जब ये मुद्दा उठाया था तो लोगों ने हल्के में लिया था कि विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की आदत ही है इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, तो लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लिया था। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर हंगामा करना शुरू किया कि राम भक्तों के साथ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है और देश में राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन चला करके मंदिर बना है और हिंदुत्व ने एक बड़ी जीत हासिल की थी कि राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना और सारी दुनिया में नाम हुआ देश का। तो लोगों की कुर्बानियाँ और जिस तरीके से गरीब से लेकर के अमीर तक हर शख्स ने, हर श्रद्धालु ने अपने हिसाब से दान चढ़ावा जो भी चढ़ाया, तो जब उसमें इतने बड़े पैमाने पर चोरी की खबर सामने आई है तो लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। श्रद्धालु बेहद आहत हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों SIT गठित करके, स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके जांच के आदेश जारी किए थे। तो SIT ने अपनी जांच जो है रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें लगभग 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब इसको लेकर विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया है कि इस जांच को दिखावे के लिए कराई गई है, जांच को फिर से कराई जाए और जांच में असली दोषियों को सामने लाया जाए जिनकी वजह से ये सब इतना बड़ा गबन हुआ है। यानी 200 करोड़ रुपए का नगद में शायद बता रहे हैं और 200 करोड़ के ही हिसाब से शायद चांदी और जेवर और जो भी चढ़ावा होता है, शिलाएँ वगैरह, हार और ये सब जो भी है, और चांदी गायब हुई है जिस तरीके से। तो उसके हिसाब किताब को लेकर के SIT ने जांच तो की है, लेकिन वो जांच अब विपक्ष के गले से नहीं उतर रही। विपक्ष इस पर लगातार आमादा है। संजय सिंह ने तो इसमें समझ लीजिए कि बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया है। उन्होंने तमाम ज़मीन की खरीदार, राम मंदिर आंदोलन से लेकर के तमाम तक बातों को, ज़मीन की खरीदारी से लेकर के घपले तक की तमाम दास्तान बयान कर डाली है और यहाँ तक कि जो उसके ज़िम्मेदार हैं उन लोगों पर भी तमाम तरीके की अपनी आपत्ति जताई है जिस तरीके से। तो उस तरीके से अब उसमें उसके मुखिया जो कमेटी के चंपत राय हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है गुरुवार को। उनके साथ और भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन्होंने भी दे दिया इस्तीफ़ा। लेकिन इस्तीफ़ा कहा जा रहा है कि सिर्फ इस वजह से नहीं दे दिया गया कि मामला जो है SIT की जांच में सामने आ गया है, बल्कि इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और RSS, राष्ट्रीय स्वयं संघ, बेइंतहा नाराज़ था भीतर से और इन लोगों को बुला करके, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए या जितने भी अधिकारी थे उनको बुला करके वहाँ पूछताछ की गई है बैठक करके। उसमें इन लोगों को डांट पड़ी है और कहा गया कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दो। तब इन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, वरना इन लोगों ने, जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि जो असली दोषी हैं उन्होंने अपने ही लघु बग्गू को, छोटे भाइयों को, जिनको नौकरी पर लगा दिया था वहाँ पर नोट की गिनती में, इसमें उसमें, अपने रिश्तेदारों को, ड्राइवरों को, जानने वालों को, उन्हीं को फंसा दिया है, उन्हीं पर FIR करा दी है। और सही भी है कि वो भी अगर इससे लाभ उठा रहे थे तो अनुचित लाभ उठाने में वो भी गए हैं फंस। भाई लाभ उठाया है तो FIR होगी ही। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अभी भी असली दोषियों को सरकार छिपा रही है। जांच से मामला सामने आना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर कोई मामूली बात नहीं है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और पूरी दुनिया में राम मंदिर को लेकर के इस तरह का संदेश जाएगा तो बड़ा भारत में की छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरीके से
विपक्ष जो है चाह रहा है कि जो इसके असली जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले, वो पकड़े जाए। अब इसमें एक चीज़ और भी चल रही है कि जिस तरीके से असली दोषी नहीं आए हैं, अब तो सवाल किया जा रहा है, इस्तीफे के बाद सवाल शुरू हो गया है कि चंपत राय ने और कौन दूसरे सदस्य ने अब क्यों इस्तीफ़ा दिया इतने दिन बाद। तो इस्तीफ़ा अभी भी वो न देते, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने इसको श्रद्धालुओं की भावनाओं का आदर करते हुए कहा कि अगर इस्तीफ़ा दे दोगे तो मामला दब जाएगा। चलो, लेकिन अब ये सारी बातें चर्चा में हैं, कही जा रही हैं। मैं तो सीधे न तो किसी बैठक में गया हूँ, न मुझे मालूम है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इस दबाव में आकर के 2 लोगों ने जो इस्तीफ़ा दे दिया है और सरकार ने 8 लोगों की गिरफ्तारी भी कर दी है, तो मामला इससे दबने वाला नहीं है। अभी भी इसमें असली दोषी जब तक इसको स्वीकार नहीं कर लेते कि हाँ हमने ये हेरा फेरी की है या कराई है या मैं इसका दोषी हूँ, मेरी वजह से हुआ है, तो अजरी मुलजिम जब तक सामने नहीं आएगा, हमको लगता है ये एक बड़े आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर लेगा अगर इस तरीके से चला। बहरहाल अब यहाँ पर ये भी एक डर है ट्रस्ट के लोगों को, उनको, कि कहीं सरकार अपने अधीन न ले ले, ट्रस्ट भंग करके ख़त्म कर दे, अपने अधीन न ले ले, तो जो विश्व हिंदू परिषद और इससे उससे जुड़े लोग वहाँ पर जिनका दखल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तब सरकारी तौर पर लोग उसमें आने लगेंगे। तो इस तरीके से राम मंदिर को लेकर के विवाद घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो SIT के ज़रिए जांच करा करके ये दिखाया कि हमने कोशिश की है और दंड भी दे दिया है, सज़ा भी दे दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी को लेकर के अभी विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है कि वो कुछ नहीं बोले, उन्हीं ने उद्घाटन किया, उन्हीं ने सब कुछ किया। अब इतना बड़ा मामला है तो खामोश क्यों है? लेकिन बहरहाल करोड़ों हिंदुओं की और श्रद्धालुओं की भावनाओं का केंद्र है अयोध्या का राम मंदिर, और इस तरीके की शिकायत से उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको किस तरीके से हल करके लोगों की भावनाओं की आदर को और सम्मान को बरकरार रखती है। इसके अलावा अभी देश में नीट पेपर लीक होने से एक बहुत बड़ी परीक्षा टल गई थी, इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ का, उसी को लेकर के काकरोच पार्टी ने भी हंगामा शुरू कर दिया, काकरोच पार्टी पैदा हो गई और अभी भी वो चल रहा है नीट पेपर को लेकर के। हालांकि उसका जो पेपर रद्द हुआ था वो दोबारा करा दिया गया 21 जून को, लेकिन ये कि उस पेपर के लीक होने से जिस तरीके से कई लड़कों ने आत्महत्या कर ली और किस तरीके से ये जो शिथिलता बरती गई, लचक नीति थी शिक्षा विभाग की, उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर के आंदोलन अभी भी काकरोच जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है। और अभी भी नौजवानों में वही गुस्सा है, छात्रों में वही गुस्सा है कि इस तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं लाखों लोग और लाखों रुपए खर्च करते हैं तैयारी में, और तब मौका जब आता है तो पता चला पेपर लीक हो गया, परीक्षा दे के आ भी गया, पेपर लीक हो गया। खैर बहरहाल अभी ये हुआ ही नहीं था कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इसी तरह का एक मामला आ गया। TET का है मामला, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है TET की, तो उसको लेकर के कल एग्ज़ाम है संडे को, यानी 28 जून का वो होना है पेपर परीक्षा इसकी। तो 27 जून को ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में पेपर लीक हो गया है। अब पेपर लीक होने के बाद जो इसका महाराष्ट्र राज्य परीक्षा शिक्षा परिषद है उसने फौरन परीक्षा के निरस्त कर दिया, ऐलान कर दिया है कि परीक्षा रद्द कर दी। अब महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद ने परीक्षा तो रद्द कर दी है, लेकिन पेपर लीक कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको लेकर के अब शिक्षा विभाग ने जांच पड़ताल शुरू की है। लेकिन ये बात अभी सामने नहीं आई है कि पेपर कैसे लीक हुआ है। यानी TET परीक्षा जो 28 जून रविवार 2026 को होनी थी वो निरस्त कर दी गई है। तो इस तरीके से अभी भी ये बना हुआ है कि कहीं भी परीक्षा में हेरा फेरी और चोरी हो रही है। जो पकड़ लिया जाता है तो जो पकड़ा गया वो चोर, और जो नहीं पकड़ा गया तो पता चला कि इस तरह की घटनाएं होती ही होंगी। यानी पेपर में लोगों को बता दिया जाता हो, परीक्षा हो जाती हो, अगर नहीं पकड़े गए तो ऐसे लोग जो है परीक्षा में बाकी छात्रों के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है।
कि पेपर लीक करके पैसा कमाया जा रहा है और अपनी पसंद के लोगों को पास कराया जा रहा है। बहरहाल परिषद का दावा है कि पेपर लीक का मामला जो है पता करके दोषी लोगों का पता लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लाखों उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। यानी शिक्षक नियुक्ति पाने के लिए ये परीक्षा होती है और उसकी तैयारी को लेकर के लगभग 4 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था और उनको बेहद मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा कब होगी इसका भी कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर के छात्रों में बड़ी मायूसी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने राजधानी में को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महाअभियान चलाया। इसका नाम दिया ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच में कई 100 जगहों पर छापे मारे गए, सैकड़ों जगहों पर छापे मारे गए। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है नशीली चीज़ों के साथ उसका सेवन करने और उसको अवैध रूप से बेचने और उसका स्टॉक रखने के आरोप में संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उनके पास से 53,000 से अधिक शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, हथियार मिले हैं और सस्पेक्टेड यानी सदिन नकदी भी बरामद किया गया, पैसा भी बरामद किया गया। और नशीली चीज़ों में गांजा, अफीम, चरस, हीरोइन, कोकीन सब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक कि ये अड्डों के ज़रिए जो है इसका धंधा चलाया जा रहा था, तो पुलिस को इसका पता लगाया था, तो पुलिस ने इसमें ऑपरेशन कवच का गठन करके कार्रवाई शुरू की है। तो इस तरीके से 1500 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग के मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण अभियान यानी SIR का 1 साल पूरा हो गया है। इसमें आयोग ने लगभग 6 करोड़ लोगों को, मतदाताओं को या तो मृत पाए जाने पर या अवैध पात्र होने के आरोप में उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटर हटाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं, यानी 60 लाख लोगों को हटाया गया है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तरफ से काफ़ी हंगामा किया गया था कि इतने लोगों को हटाया गया है तो अब ये फर्जी तरीके से, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि ये पूरा काम संविधान के तरीके से हो रहा है, उसमें कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता। बहरहाल 1 साल पूरी करने होने पर अब ये बताया है कि उसमें हमारा 1 साल का अभियान पूरा हो गया है। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।